तो जो लास्ट स्टेटमेंट थी कि स्विंग मशीन परचेज बाय अ हाउसवाइफ, वो ठीक है, वो एक मशीनरी है ना, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन वो एक हाउसवाइफ की तरफ से खरीदी गई है, तो वो एक फर्म थोड़ो है कि वो उसे हम इन्वेस्ट, मतलब कि वो कैपिटल गुड होगी, वो एक कंज्यूमर गुड नहीं होगी फिर। ओके बेटा, मुझे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बताओ। जो भी आपको पता है वो बता दो, जो भी आपको पता है वही बता दो, कोई बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे? हिंदी, पंजाबी, किसी भी भाषा में बता दो। जो चीज हमने जैसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी हो, मतलब हमारे पास 1 साल से ज्यादा के लिए हमारे पास हो। अच्छा, ओके। अब जरा एक मिनट चेक करो, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। चैप्टर कौन सी बुक है आपके पास? संदीप गर्ग है? Yes. चैप्टर नंबर 2 में जाओ, तीसरे या चौथे पेज पे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है। आप लोग भी देखिए सभी, चैप्टर नंबर 2 पर जाइए, संदीप गर्ग जिसके पास है, पेज नंबर उस चैप्टर के 3rd या 4th पेज पे 2 डेफिनेशंस होंगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। उससे पहले उन्होंने बताया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हैव अ लुक एट ऑल दोस थिंग्स। देख लीजिए सभी एक बार बेटा। मिला? बताओ स्नेहा क्या लिखा है इसमें, अनम्यूट करो अपने आप को। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट फर्स्ट। हाँ जी Sir, बोलिए। investment refers to addition to the capital stock of an economy. कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी, है ना, और जितनी भी मशीन होती है वो सब कैपिटल स्टॉक में आती है बेटा। ओके सर, इसमें हमने ये नहीं देखना कि वो हाउस होल्ड की तरफ से खरीदी गई है या फर्म की तरफ से। जी जी। ओके सर, थैंक यू। जैसे ये एग्जाम्पल ऐसे भी पूछ सकता था एग्जामिनर आपसे, हाउस होल्ड परचेजेस ए फ्रिज, रेफ्रिजरेटर होता है ना, वैक्यूम क्लीनर होता है, अब वो भी लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं हमारे पास, वो भी मशीन होती है सब। ओके चलिए साहब, तो वंस अगेन सुखमप्रीत एंड मनवीर सिंह, यू नीड टू स्विच ऑन योर कैमरास बेटा। सुखमप्रीत 12th D एंड मनवीर सिंह, मनवीर सिंह तुम डेली करते हो ये आंख मिचौली मेरे साथ, कैमरा स्विच ऑन करके मेज पे रख के आराम से बैठ के पढ़ा करो पीछे, है ना। हाँ, कैमरे में मत घुसा करो ज्यादा मोबाइल में। चलिए साहब अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, हमने गुड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी थी हमारी फाइनल गुड और सेकंड कैटेगरी थी हमारी इंटरमीडिएट गुड। उसके बाद फर्दर हमने फाइनल गुड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी थी हमारी कंज्यूमर गुड और एक कैटेगरी थी हमारी कैपिटल गुड। कल जो वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे, मन्नत योर कैमरा स्विच ऑफ, अवनीत कौर, ठीक है, तो कल जो हमने क्वेश्चन कैटेगराइज किए थे, दोस क्वेश्चंस वर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। आज हमने वो जो फाइनल गुड की 2 कैटेगरीज थी, जो फाइनल गुड को हमने फर्दर कैटेगराइज किया था किन चीजों में, ये हमारा फाइनल गुड था। अब फाइनल गुड की हमारी 2 कैटेगरी थी बेटा, जस्ट अ मोमेंट। फाइनल गुड की हमारी 2 कैटेगरी थी, फर्स्ट थे कंज्यूमर गुड्स और सेकंड थे कैपिटल गुड्स। आज हम इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपना, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स।
कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, हेडिंग लिखिए, पहले लिखिए उसमें कंजम्पशन गुड में इट रेफर्स टू दोज गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में लिखना है बेटा अब हमने, इट रेफर्स टू दोज गुड्स it refers to those goods which directly satisfy the wants of the consumers, the wants, WANTS, the wants of the consumers. तो अब आपने ये याद रखना है कि कोई भी ऐसी गुड, वो किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी जगह की हो, किसी भी एरिया की हो, अगर मेरी रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली फुलफिल कर रही है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली फुलफिल कर रही है तो वो कंज्यूमर गुड होगी। ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट, जैसे अब हमने ये नहीं देखना कि वो सस्ती है, महंगी है, अच्छी है, बुरी है, इंपोर्टेड है, डोमेस्टिक है, रूरल है, अर्बन है, वन टाइम यूज है, 100 टाइम्स यूज है, कैसी भी है, अगर उसे मैं यूज करता हूं, मैं मतलब बाहुबली नहीं, मैं मतलब कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर उसे डायरेक्टली यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर गुड है, कंजम्पशन गुड है, क्योंकि उसे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो ये दोनों चीजें होती हैं। अभी किसी ने कुछ पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड। एनीथिंग एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क? नो क्वेश्चन। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि कंज्यूमर गुड कौन सी होती है। ठीक है, जो भी चीज मैं यूज करूंगा कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी कैटेगरी की, किसी भी टाइप की, यानी कि कोई भी कंज्यूमर यूज करेगा वो दैट विल बी ए कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड। अब इसकी भी सब कैटेगरीज होती हैं। फुल स्टॉप कर लिया आपने, उसके बाद लिखिए दीज गुड्स। जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है वो 2 लाइन छोड़कर लिखेंगे, दीज गुड्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड। अक्षय बस्सी और स्टीफन सहोता, स्विच ऑन योर कैमराज। These goods can further be divided. These goods can further be divided into following types. These goods can further be divided into following types. These goods can further be divided into following types. फिर डैश लगाने के बाद हमने जो इनका अब हम कैटेगराइजेशन करेंगे, सिर्फ नाम लिखना है, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो जैसे मैंने लिख दिया, डैश लगाओ, नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्स्ट पॉइंट, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ गुड्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट लाइन में, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल, DURABLE, ड्यूरेबल गुड्स। इसी के सामने फिर डैश लगाइए और लिखिए लॉन्ग टर्म यूज। लॉन्ग टर्म यूज, फिर डैश लगा के लिखिए फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल टीवी, टीवी टेलीविजन होता है जिसका फुल फॉर्म, टीवी कॉमा फ्रिज एटसेट्रा। और आप कभी अगर कोई न्यूज रिपोर्ट पढ़ेंगे या न्यूज रिपोर्ट देखेंगे तो इन सभी चीजों को, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एवरीथिंग, इन्हें हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्यों बोलते हैं उन्हें? क्योंकि ये ड्यूरेबल गुड की कैटेगरी में आते हैं बेटा, जिनका लॉन्ग टर्म यूज होता है। सेकंड पॉइंट लिखें, सेकंड पॉइंट लिखें बेटा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और डैश लगाकर लिखेंगे हम मीडियम टर्म यूज। मीडियम टर्म यूज, मीडियम टर्म यूज।
फिर डैश लगाकर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, मीडियम टर्म यूज के बाद फिर डैश लगाकर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स, कपड़े, क्लॉथ्स, कॉमा स्टेशनरी एटसेट्रा, क्लॉथ्स, स्टेशनरी एटसेट्रा। थर्ड लिखिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, डैश लगाकर लिखिए सिंगल यूज गुड्स, ये इसका दूसरा नाम होता है, सिंगल यूज गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड कहे या सिंगल यूज गुड कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर डैश लगाकर लिखिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। जितने भी ईटेबल्स होते हैं, जनरली खाने पीने की चीजें होती हैं, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में ही आती है। और फोर्थ लिखिए बेटा सर्विसेज, फोर्थ लिखिए सर्विसेज, डैश लगाकर लिखिए इनटेंजिबल गुड्स, इनटेंजिबल गुड्स। रिदम बेटा मुस्कुराने के साथ साथ लिखना भी है, लिखते रहो जल्दी से। इनटेंजिबल गुड्स, आप सबको देखता रहता हूं मैं, इसलिए ऐसे क्लास की तरह ही फोकस करके बैठना होता है यहाँ। इनटेंजिबल गुड्स, डैश लगाकर लिखिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। ठीक है, पूछना है कुछ किसी ने? कुछ पूछना है बेटा किसी ने? एनी क्वेश्चन? ये हुए हमारे कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड के 4 टाइप होते हैं, ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म, सेमी ड्यूरेबल, मीडियम टर्म, नॉन ड्यूरेबल, शॉर्ट टर्म या वन टाइम यूज, और सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट मेन हेडिंग लिखेंगे हम कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा कैपिटल गुड्स। लिखिए इसमें इट रेफर्स टू दोज गुड्स, इट रेफर्स टू दोज गुड्स which helps in production of other goods, which helps in production of other goods। full stop। these are durable, these are durable and generally used for long term, generally used for long term। full stop। these goods long term, full stop, फिर लिखेंगे these goods are very important, these goods are very important for economic growth of an economy, for economic growth of an economy, economic growth of an economy। full stop। plant, plant machinery, plant machinery building, plant machinery building are some examples of capital goods, are
some examples of capital goods. अभी देखिए किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? Any question, you can raise your hand. किसी का कोई क्वेश्चन है, इसे पढ़ने के बाद आप अपनी बुक भी कंसल्ट किया कीजिए और कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ लीजिए. आई होप कि इसका कैटेगराइजेशन आप इजीली कर देंगे, क्योंकि कल हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था कि फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है. फाइनल गुड में हमारे कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड होते हैं. अब आपने 2 क्वेश्चन लिख लेने हैं इसके बाद, जिनके आंसर आप अपने रजिस्टर पर ही लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन. फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, नेक्स्ट लाइन में 1 लाइन का स्पेस दीजिए, फिर एक क्वेश्चन लिखिए. डिस्टिंग्विश बिटवीन consumer goods and capital goods. Consumer goods and capital goods. Second question लिखिए बेटा, distinguish between. Second question है distinguish between final goods and intermediate goods. Distinguish between final goods and intermediate goods. अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है. चलिए अभी अब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन, अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा पहले. फर्स्ट इट इज योर टर्न टू आस्क क्वेश्चन, देन इट इज माय टर्न टू आस्क क्वेश्चंस. So in this same protocol, first you will have some questions. Okay, 1 question. Anybody else or anything else? चलिए unmute कीजिए बेटा. सर जो इक्विपमेंट्स होते हैं सर, जो कैलकुलेटर्स होते हैं या फिर छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं सर, वो सेमी ड्यूरेबल में आएंगे कि ड्यूरेबल में आएंगे? अच्छा, इसका मजाक वाला आंसर तो यह है कि मैन टू मैन डिपेंड करता है. मैंने कैलकुलेटर परचेज किया था +2 में, वो अभी तक मेरे पास है, तो मेरे लिए तो ड्यूरेबल हो गया वो, है ना. पर एक बच्चा ऐसा होता है कि कैलकुलेटर लेते ही तोड़ देता है. तो बेसिकली ये सब के सब बेटा ड्यूरेबल में आएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं. चलिए, ये जितने भी हैं ये ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, एप्लियंसेस होते हैं. एनीथिंग एल्स? चलिए, कोई और क्वेश्चन है किसी का? नहीं है, यानी कि अब मेरा टर्न है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं. ठीक है, चलिए सुनिए ध्यान से. ए कंपनी परचेजेस, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, सुनना है सिर्फ. ए कंपनी परचेजेस 2 computers, categorize them into फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड. वहीं से स्टार्ट करते हैं कल से. ए कंपनी परचेजेस 2 computers, कैटेगराइज देम एज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड. और हम शुरुआत करेंगे, किससे करते हैं आज शुरुआत? आज करते हैं हम शुरुआत प्रभजीत सिंह से. अनम्यूट करो बेटा. प्रभजीत सिंह, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है आप? हाँ जी सर. सर आई थिंक इट्स इंटरमीडिएट गुड्स. ओके, यू थिंक इट्स इंटरमीडिएट गुड, एंड व्हाई डू यू थिंक दिस? Sir, because it is for company and they will use it for giving services to its customers. ओके ओके, चलिए वेरी गुड. इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए अब हम इसी को पूछते हैं, इससे पूछते हैं. वैशाली अनम्यूट कीजिए बेटा. वैशाली अनम्यूट कीजिए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए बेटा. सर इट्स अ फाइनल गुड. व्हाई? सर बिकॉज इट्स यूज्ड इन द कंपनी एंड इट्स यूज्ड फॉर कंजप्शन. ओके, आंसर ठीक है आपका. हाँ बताओ बताओ.
an investment in the company. एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। कंपनी में कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट विच हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर इज नॉट ए कंज्यूमेबल। तो कोई भी मशीन अगर आप परचेज कर रहे हैं वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होती है, उसे इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखिए जो चीज आप परचेज कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, सिंपल। तो जो भी रॉ मटेरियल हो, देखिए जैसे रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब जो है वो, जैसे कल मेरे से किसी ने शायद क्वेश्चन भी पूछा था, आज वो बच्चा क्लास में नहीं है शायद, इज नॉट इन द क्लास, कोई बात नहीं है, कि सर कोई भी चीज परचेज करते हैं, बेटा अगर आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होती है, इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका। इन्वेस्टमेंट इसी को तो बोलते हैं कि आज पैसा लगाया और फिर उससे कई गुना ज्यादा हमने यूज ले लिया। ये मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आप प्लॉट परचेज करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं, कोई फ्लैट परचेज करते हैं, क्या बोलते हैं उसे आम बोलचाल की भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में, कि भाई मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया या हमने तो वहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिलेगा? उस इन्वेस्टमेंट से आपको मैनी टाइम रिटर्न्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा उससे आपको बेनिफिट होगा। जनरली नुकसान भी हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जनरली नुकसान सोच के कोई थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट करता है कि मैं यहाँ जमीन खरीद लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा नुकसान होना चाहिए, ऐसे सोच के तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता ना। आप क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मैंने ये जमीन, मुझे लग रहा है कि सही है, इस जमीन को अगर मैं इस लैंड को परचेज कर लेता हूँ तो देन आई विल गेट रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। तो ये चीज हमें समझनी होती है। चलिए, तो कोई भी ऐसी चीज आप करेंगे, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल या सबसे अच्छी हेल्प इसमें आपकी क्या हो सकती है कि जो भी बुक आपके पास है, जनरली संदीप गर्ग की बुक ही सभी के पास होगी, उसमें चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं विद आंसर्स। आपने वो सब एग्जाम्पल पढ़ने हैं अच्छे से और उन्हें समझना है, क्योंकि सॉल्यूशन भी साथ में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोई भी एक पॉइंट उसमें से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड मी अ पिक्चर ऑफ दैट आंसर एंड देन वी कैन फर्दर डिस्कस और आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, अब दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं, कल या परसों ही सीबीएसई ने क्या किया है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसने सभी सब्जेक्ट का सिलेबस रिलीज किया है, जो मैंने कल ही आपके ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया था, जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इको। ठीक है, अब पिछले साल क्योंकि गवर्नमेंट ने माना था कि कोविड है, और आप लोग जब 11th में थे आपने सुना भी होगा कि भाई सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है, सीबीएसई ने सिलेबस कम किया है, तो वो सिलेबस सिर्फ पिछले साल के लिए कम हुआ था इन ऑल द सब्जेक्ट्स। इस साल वही सिलेबस होगा जिसे हम फुल सिलेबस बोलते हैं, जो जब आप 10th में थे तब जो सिलेबस होगा 12th का, वही सिलेबस अब है। इन बिटवीन जब आप 11th में थे तो 12th का सिलेबस सीबीएसई ने 30% कम कर दिया था। वो वन टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर था, सिर्फ एक बार कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने वो कदम उठाया था, अब वो कदम गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। आपका सिलेबस फुल सिलेबस होगा, जो बुक आपने परचेज की है उसका कोई भी टॉपिक, जनरली वो मैं आपको इन डिटेल बाद में बता दूंगा, लेकिन जो मैंने आपको 3 पीडीएफ फॉरवर्ड की थी, अगर आपके पास प्रिंट लेने की फैसिलिटी है तो उसमें से जो ग्रेड 12th के प्रिंट्स हैं वो लेकर आप अपने इकोनॉमिक्स के रजिस्टर पर पेस्ट कर सकते हैं, या कहीं उन्हें स्टेपल करके ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वो टॉपिक हमारे कवर होते रहेंगे। उसमें ब्लूप्रिंट भी है, उन्होंने पहले आपको सिलेबस बताया है, फिर ये बताया है कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, किस यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब उसमें डिटेल है। तो अगर आपके पास बेटा प्रिंट लेने की फैसिलिटी है तो आप उसका प्रिंट लेकर रख लीजिए, प्रिंट लेने की फैसिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, एज एंड व्हेन यू विल कम इनटू स्कूल आई विल प्रोवाइड यू प्रिंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एज अदर टीचर्स विल आल्सो प्रोवाइड। तो उससे पहले आप देख सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अब आपका सिलेबस जो पिछले साल वाला था वो नहीं है, जो उससे पिछले साल वाला था वो है, यानी कि 100% सिलेबस है। सिलेबस रिडक्शन जो है वो खत्म हो गया है। मेक इट वेरी क्लियर, टेल इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल कि देयर इज नो रिडक्शन इन सिलेबस दिस टाइम ओवर, कंप्लीट फुल सिलेबस इज इन आवर
क्लास। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, अब आपने ये समझना है जो आपके बुक में भी लिखा हुआ होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट हम किसे बोलते हैं? जनरली इन्वेस्टमेंट बोलते हैं परचेज ऑफ एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ओके, परचेज ऑफ एसेट फॉर लॉन्ग टर्म यूज, उसमें हम जो पैसा लगा रहे हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन आपकी बुक में 2-3 चीजें लिखी हैं, उन्हें समझ लीजिए। देखिए 3-4 टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए सभी को। पहला, इन्वेस्टमेंट हमें पता है क्या होता है। अब इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप का होता है बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब ये लिखना नहीं है, आपने सिर्फ देखना है, मैं इसकी पिक्चर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और ये बिल्कुल मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज करके समझा रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। टोटल परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। लास्ट में मैंने FY लिखा है, FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। और आज हैप्पी न्यू ईयर भी आप एक दूसरे को बोल सकते हैं, अपने घर में मत बोलना, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि टुडे न्यू फाइनेंशियल ईयर इज स्टार्टिंग। ओके, चलिए, टोटल परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया परचेजेस 100 मशीन्स। इंडिया ने इस साल 100 मशीन परचेज की हैं, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आएगा नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, बुक में आपकी इसकी स्ट्रक्चर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए। नेट एडिशन ऑफ मशीन्स इन एन इकोनॉमी इन ए फाइनेंशियल ईयर। नेट एडिशन ऑफ मशीन्स में और टोटल परचेज ऑफ मशीन्स में क्या डिफरेंस होता है? फॉर एग्जांपल इंडिया adds 70 machines in current फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीजों में डिफरेंस है, ये आप देख पा रहे हैं? एक बार देख लीजिए, इंडिया 100 मशीन परचेज करता है इस साल में, लेकिन इंडिया सिर्फ 70 मशीन्स ऐड करता है इस साल में। 30 मशीन्स कहाँ चली गई? भाई हमने पहले लिखा कि 100 मशीन परचेज की, बाद में लिखा कि 70 मशीन ऐड की, तो ये तो डिफरेंस हुआ ना बीच में। 30 मशीन्स कहाँ चली गई? बताइए जल्दी से, गैस कीजिए, गैस कीजिए जल्दी से, 30 मशीन्स कहाँ चली गई? दसुआ आ गई या मुकेरियां चली गई या टांडा रह गई? कहाँ चली गई 30 मशीन्स? ओके, एनीवन एल्स? सभी से आंसर चाहिए मुझे, तो आई विल नॉट बी आस्किंग फ्रॉम यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दीक्षा अनम्यूट करो, दीक्षा अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ कहाँ चली गई होंगी 30 मशीन्स? आइडिया दो, गैस करो, आपको पता है? डैमेज। डैमेज, ओके। तो ये तो नई मशीन थी 100, इसमें से 70 हमने ऐड किए हैं, तो नई मशीन डैमेज हो गई, यानी कि रास्ते में आते हुए है ना, आंधी तूफान आ गया और वो इधर उधर गिर गई जंगलों में, और फिर हमें नहीं मिली, वो मशीन खो गई। चलिए, आइडिया आपका थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन इसे और थोड़ी ठीक जगह ले जाना है हमने। उसके लिए आज कृतिका को मौका दिया जाएगा। कृतिका अनम्यूट योर डिवाइस। कृतिका अनम्यूट। देखो मैंने पहले ही कहा था जब तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था कि मुझे आंसर चाहिए, भले ही वो सही हो या गलत हो। बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। डैमेज
देखो छत पे तो नहीं है तुम्हारी, ऐसे देखो। No, अच्छा, sir. नहीं है, चलो कोई भी आंसर दे दो। अनम्यूट कर लिया? अच्छा कोई बात नहीं, मतलब बताओ बेटा, पता है नहीं पता है? सब माइंड में नहीं आ रहा। कोई नहीं आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। माइंड का भी, माइंड ना बड़ा फिकल होता है हमारा, हर चीज एकदम से नहीं आती, उसमें निकलती रहती है, आती रहती है। माइंड इज टेकिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिसीजंस एट एवरी सेकंड। सुपर कंप्यूटर होता है हमारा माइंड। आप पढ़िएगा न्यूरो साइंस में, आपको पता लग जाएगा। हम सभी का जो माइंड है वो सुपर कंप्यूटर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी का या पर्टिकुलर बच्चे का माइंड ही सुपर कंप्यूटर है। आप सबका माइंड सुपर कंप्यूटर है, लेकिन आपके अंदर ये खास बात है कि आप वो सोचते हैं जो आप सोचना चाहते हैं, और इस बारे में तो आप सोचना ही नहीं चाहते, तो फिर माइंड भी आपको इस तरफ नहीं ले जाता। ये बात होती है और कोई बात नहीं होती। एवरीवन्स माइंड इज एग्जैक्टली द सेम। चलिए अभी गैस करा लेते हैं, कोई बात नहीं है। गुरकमल सिंह, द मैन इन ब्लैक टी शर्ट विद स्पाइकी हेयर्स में बी। यस गुरकमल, कहाँ गए तुम? बताओ बेटा, अनम्यूट करो गुरकमल। कहाँ गया गुरकमल? मिल नहीं रहा है। अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है आप? यस सर। तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। बहुत दिनों में आज दर्शन दिए ना आपने। चलो कोई नहीं, अब डेली दर्शन देने हैं आपने, है ना? हाँ बताइए बेटा, एनी आइडिया ऑफ दिस थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट और नो? सर नो। कोई बात नहीं बेटा, योरसेल्फ एंड बी रेगुलर इन क्लास, इट इज फॉर योर्स बेनिफिशियल। नमनप्रीत अनम्यूट करो। सब पता है बेटा मुझे, हाँ मैं दिखने मॉर्निंग लगता हूँ सर। सिंपल सा। हाँ बताओ, कल कहाँ गायब थे आप क्लास से? तो मैं ठीक नहीं थी। अच्छा आप ठीक नहीं थी, अब ठीक हो? हाँ जी सर। तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? पूछ रहे सर। बताओ फिर। ये 30 मशीन नहीं आता, नहीं आता सर। नो आइडिया? कोई बात नहीं, अब तो मुझे किससे पूछना पड़ेगा। अच्छा देखता रहता हूँ मैं कौन सबसे ज्यादा इनएक्टिव है। किसको लगता है कि मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं, आराम से बैठे रहो अपना, आधा घंटा बैठना ही तो है लैपटॉप के सामने। चलो खैर, अब बात को छोटा करते हैं जल्दी से। कौन बताएगा? दिया शर्मा आप बताइए, सॉरी दिव्या, सॉरी दिव्या, अनम्यूट करो जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ कहाँ चली गई हमारी 30 मशीनें? पूरा देश खोज रहा है हमें। सर मे बी रिप्लेसमेंट होगी होगी उनकी। एग्जैक्टली, नेशन वांट्स आंसर, जैसे प्रणब बोलता है ना, देश को जवाब चाहिए, नेशन वांट्स आंसर, तो ऐसे ही दिस क्लास वांट्स आंसर एंड शी एग्जैक्टली आंसर्ड आवर क्वेश्चन। अब देखिए डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते थे? डेप्रिसिएशन का एक और नाम क्या था? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब होता क्या है, जब हमने ये 100 मशीनें परचेज की, तो इसमें से हमने 30 मशीन्स को कहां पर यूज किया? यूज नहीं किया, रिप्लेस कर दिया। जो पिछले कई साल से 30 मशीन्स लगी हुई थी, खराब हो गई थी, 30 मशीन्स को उनकी जगह रिप्लेस किया। तो वो तो 30 को हमने सिर्फ रिप्लेस किया है, टोटल थोड़ी बढ़ाएंगी वो। 30 पुरानी मशीन्स मैंने निकाल दी। अब सपोज कर लो ये मेरे पास 2 पॉकेट हैं, इस पॉकेट में 30 रुपए हैं, इसमें नहीं है, इसमें से निकाल के इसमें रख देता हूं, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हो जाते हैं? 30 रहते हैं ना। सिंपल, 30 खराब मशीन मैंने हटा दी, नई मशीन उनकी जगह रख दी, तो नेट एडिशन कितना हुआ? 0। अब 30 के बाद 100 में से 30 माइनस करके कितनी बचती हैं? 70 मशीन्स। और इसीलिए यहां से आपने क्या सीखना है आज? यहां से आपने ये सीखना है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ दिख रहा है। डेप्रिसिएशन होता है ग्रॉस माइनस नेट, ये होता है डेप्रिसिएशन, जो आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे ग्रॉस माइनस नेट करके।
अगर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो आप उसे ग्रॉस माइनस नेट करके भी यहां लिख देता हूं मैं साफ साफ, इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस नेट। देखिए ये पिक्चर मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, डेफिनेशंस आपने बुक में से लिख लेनी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। उसके बाद एक और चीज हमने समझनी है, बस लास्ट है वो आज के लिए, विच इज कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस, दो चीजें होती हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की आपने ग्रेड 11th की अकाउंटेंसी में डेफिनेशन भी लर्न की होगी। नॉर्मल वियर एंड टियर, ये वर्ड आता है उसके अंदर, नॉर्मल वियर एंड टियर। जब आप किसी मशीन को रेगुलरली यूज करते हैं बेटा, तो उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर आता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो मशीन अनयूजेबल हो जाती है, और इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये पता लगा हमें कि डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। आज आप कोई बुलेट परचेज करते हैं, बुलेट होती है ना, हाँ उसका बड़ा शौक है लोगों को पंजाब में। आज आप कोई बुलेट परचेज करते हैं तो उसे 5, 6, 7, 8, 10 साल तक चलाते रहेंगे, उसमें धीरे धीरे डेप्रिसिएशन आएगा, और जो बुलेट आज आपने 2 लाख रुपए की परचेज की है, 10 साल बाद आप उसे 50-60,000 का बेच सकते हैं। तो यानी कि उसमें कितना डेप्रिसिएशन आया, 1.5 लाख का। समझ रहे हैं, ये तो होता है डेप्रिसिएशन। किसी मशीन को परचेज करते हैं, बुलेट है वो भी तो एक मशीन ही है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आप मोबाइल परचेज करते हैं 20,000 रुपीज का, 1 साल बाद आपने नया मोबाइल लेना होता है तो आप पुराने मोबाइल को बेच देते हैं। शॉपकीपर, रिलेटिव, नेबर, फ्रेंड, जिसे भी आप बेचते हैं वो बोलता है कि मैं आपको इसके 8,000 रुपीज दूंगा, तो 12,000 का डेप्रिसिएशन आया है। तो नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल यूज से मशीन की जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और वो ओवर द टाइम पीरियड होता है, धीरे 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 होता है ना। उसका रेट जो भी हो सकता है, लेकिन उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो आपने याद रखना है कि डेप्रिसिएशन हमेशा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चार्ज होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन लगता है या रियलाइज होती है उसकी वैल्यू। क्लियर? अब ये जो वर्ड मैंने लिखा है कैपिटल लॉस, ये उसका जस्ट अपोजिट है। किसी भी मैन मेड या नेचुरल कैमिटी की वजह से जब आपकी एसेट एकदम से खराब या बेकार हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी नेचुरल कैमिटी हो सकती है, जैसे आप सुनते होंगे कहीं कहीं कि इस एरिया में बाढ़ आ गई है, उस एरिया में सुनामी आ गई है, वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है 1 हफ्ता से, तो उसकी वजह से या चोरी हो गई है, आग लग गई है, ये मैन मेड कैमिटीज होती हैं। ये तो सुनते होंगे ना आपकी, इस फैक्ट्री में आग लग गई, उस फैक्ट्री में चोरी हो गई, इस बाजार में ये दुकान थी, इसका शटर तोड़ के वो सारा सामान चुरा कर ले गए। ये सब चीजें क्या हैं? एकदम से आपकी जो एसेट है, एकदम से आपकी जो कैपिटल है वो खत्म हो गई है, यूजलेस हो गई है, जीरो हो गई है आपके लिए, उसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। नेचुरल या मैन मेड कैमिटी की वजह से जब आपकी एसेट्स खत्म हो जाती हैं इन अ सिंगल स्ट्रोक, इन अ सिंगल एक्सीडेंट, तो उसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कैपिटल लॉस हैपेंस इन a single accident or incident। एकदम से आपकी कैपिटल जब खत्म हो जाती है उसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। एक बार आप इसे देख लें, किसी का कोई क्वेश्चन है आप बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। देख लीजिए एक बार ध्यान से बेटा, आई होप कि आपको विजिबल होगा अच्छे से। मैं इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर करता हूं अभी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए अभी। पिक्चर इसकी मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर की है, आप बाद में देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में ये चारों डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, इन्हें आपने अपनी
स्पेयर नोटबुक में लिख लेना है फ्रॉम योर बुक। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, all 4 definitions you need to write in your school notebook. Okay, any question from anyone? Any question from anyone? So today we have discussed about consumer goods, capital goods, net investment, gross investment, depreciation and capital loss. We have discussed these 6 topics in today's class. Now any one of you would like to ask any question? You are welcome. And you need to be regular in your class. Okay? चलिए, I am not seeing any hands. Any question from anyone, beta? किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना है? चलिए, then thank you very much for joining this class. See you tomorrow, same channel, same time. Take care of yourself. Thank you very much.